जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज की जो मिक्स्ड क्वेश्चन की आपकी क्लास है, इसमें आज हम 15 नंबर की क्लास आप सभी के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले तो एक बार आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें, और अभी तक अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। देन लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर किया करें और साथ में कमेंट ज़रूर किया करें। तो साथियों, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हमारी महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है, इसमें हमारी क्लास आज 15 नंबर की क्लास हो चुकी है स्टार्ट। और आपका जो मैराथन है, जिसमें मैं आपके लिए 50+ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ गया है। टोनी से अभिप्रेत है जो जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है। अब आपको बताना है इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा समाज को, पशु को, जीवित वस्तु को, उपरोक्त में से सभी को। अब जैसे टोनी अपन बोल सकते हैं, कोई भी टोटका जो बच्चों की नज़र उतारने के लिए किया जाता है या अदर किसी चीज़ के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घरों के बाहर कुछ ना कुछ लगा रहता है ताकि उनके घर को नज़र ना लगे। कोई आजकल जो काला धागा बांधा जाता है, ऐसे ही टोनी पूछा गया से अभिप्रेत है। आपको उसके बारे में बताना है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से कि इसका आंसर आप क्या देने वाले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन सभी से। देखो, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा समाज को भी, पशु को भी, जीवित वस्तु को भी, या आपका उपरोक्त में सभी, इन सभी का आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत, मतलब किससे अभिप्रेत है आपका अनाथ बालक? जो जैविक माता पिता के बिना होता है, जो जैविक संरक्षण के बिना होता है, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना होता है, उपरोक्त में से सभी। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। 15 सेकेंड रहते हैं आप लोगों के पास, इसमें आंसर दे दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यूअस किसी चीज़ को लगे रहते हैं, तो कभी कोई वर्ड्स गलत बोल दिया जाता है, तो प्लीज़ आप उसे माइंड पर ना लिया करें। क्योंकि देखिए, हम बहुत लंबे समय तक हम एक ही चीज़ करते रहते हैं, तो कभी कभी पढ़ते 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 कोई वर्ड गलत बोल दिया जाता है, तो प्लीज़ आप उसे माइंड ना लिया करें। क्योंकि आप कोई रेगुलर कोई एक काम करते रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज़ आपको लोगों को अगर लगता है तो उसके लिए मैं आपसे समझ आती हूँ, मगर कभी आप उसको माइंड मत लिया करें। आप लोग समझ सकते हैं कि इतना सारा हार्डवर्क होता है, बहुत कुछ बनाना पड़ता है, पीडीएफ्स बनानी पड़ती हैं, फिर देन उनके बाद उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है उनकी, फिर उनको आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, फिर क्लासेस बनानी पड़ती हैं, अदर फिर दूसरे डे की स्टार्टिंग करनी रहती है। तो दिन भर जो रहता है, इतना सारा वर्क रहता है, उसके कारण कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप उसे माइंड पे ना लिया करें। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी। तो अनाथ किसे बोलेंगे? देखिए, जिसके जैविक माता पिता ना हो उसको भी बोलेंगे। जैविक मतलब जिनने जन्म दिया है। जो जैविक संरक्षण के बिना हो, जिनने जन्म दिया है, उनका संरक्षण ही नहीं है आपको, तो भी आप अनाथ बोले जाएंगे। जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना हो, दत्तक माता पिता यानी कोई ने आपको गोद लिया हो, तो वो भी आपके फिर जैविक माता पिता बन जाते हैं। अगर वो भी ना हो तो भी आपको अनाथ ही समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया था? जो किशोर न्याय, जो बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित जो आपका अधिनियम आया था 2015 में, इसे पूरे देश में लागू कब किया गया था? मैं किस दिन से वो लागू हो गया था? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 या 15 फरवरी 2016? याद रखिएगा, 15 डेट थी और ईयर 2016 था, बट आपको मंथ प्रॉपर बताना है कि मंथ कौन सा। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका मंथ कौन सा होगा। तो देखिए, तो मंथ में आ जाएगा आपका जनवरी, 15 जनवरी 2016 को। तो आपका किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला जो किशोर न्यायालय बोर्ड था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित तो हुआ था 1927 में स्थापित हुआ था। मद्रास, आंध्र प्रदेश, बिहार या आपका मुंबई, कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी मुंबई में 1927 में क्या स्थापित किया गया था, पहला आपका किशोर न्यायालय बोर्ड, है ना, बोर्ड का पूछा है तो आप मुंबई लगाएंगे 1927 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, कब का है, 2006 का है, जिसमें आपका निरक्षित किया गया है, क्या उसमें निरसित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2029, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। डबल से, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955 या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, किसे प्रतिषेध किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट टाइम जो बाल विवाह अधिनियम आया था वो आपका 1929 में बनाया गया था। कब बनाया गया, 1929 में। चलिए अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है ये किसके प्रयासों से ये अधिनियम, और उस समय कौन आपके वायसराय थे, कौन जिसके समय आपका ये अधिनियम आया था, ये भी आपको बताना, और किसके प्रयासों से आया था ये भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत, माफ़ कीजिएगा 2006 के अंतर्गत, बाल विवाह में जन्मा या गर्भहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। अब देखिए बाल विवाह में आपका बाल विवाह हुआ है, मगर आप जो है कि बच्चों को जन्म दे दिया है माता ने, बाल विवाह के तहत जो बच्चा का जन्म हुआ है तो वो समझा जाएगा धर्मज अधर्मज प्रथा के अनुसार उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि जो बाल विवाह के अंतर्गत जो बच्चा जन्मा है उसे क्या समझा जाएगा, धर्मज समझा जाएगा, अधर्मज समझा जाएगा, प्रथा के अनुसार समझा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मज समझा जाएगा, क्योंकि उनका विवाह हुआ है, चाहे वो बाल विवाह हुआ है मतलब बचपन में हो गया है, मगर उनका विवाह हुआ है इसलिए उसे धर्मज समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है, व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। अब आप ये बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे कि अगर हमें बाल विवाह को रोकना है तो उसके सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर दीजिएगा कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा बाल विवाह को रोकने का। तो राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं आप इसका लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यापक शिक्षा। देखिए वित्तीय सहायता अगर आप देने लगे बाल विवाह को रोकने के लिए तो हर जगह बाल विवाह करेंगे पैसे के लालच में, और वो वित्तीय सहायता पैसे के लालच में आपको बाल विवाह और भी बढ़ सकते हैं, कम की जगह बढ़ भी सकते हैं, है ना। फिर रोजगार के अवसर देंगे कि बच्चों को, आप बताइए बाल विवाह हो रहे हैं, बच्चों को आप रोजगार तो देंगे मगर वो उनकी शिक्षा का समय है। बाल विवाह निषेध कानून, जी बिल्कुल आप निषेध कानून भी बना सकते हैं, मगर अगर हम बाल विवाह से संबंधित व्यापक शिक्षा देंगे तो वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोहनी घोषित कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह किस वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार है। अब आपको बताना है कि टोनी मतलब होता है जादू टोना करने वाले जो होते हैं, वो घोषित कर देता है कि हम जानते हैं हम इसके बारे में, तो अगर उसे ऐसा पता चलता है तो उसे कितने वर्ष की सज़ा मिलती है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, ये आपको बताना है। तो उसे कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी, इसका आंसर दीजिएगा कि अगर कोई किसी को जाल में फंसा रहा है झूठ बोलकर तो उसे कितने वर्ष की सज़ा दी जाएगी। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इसका कि आप आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष की उसे सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। अब बताइए बाल श्रम के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को हम बिल्कुल भी किसी भी मतलब कोई भी श्रम नहीं करवा सकते, कोई भी काम उससे करवा ही नहीं सकते। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष के बच्चों से हम कोई 14 वर्ष तक के बच्चों से हम कोई भी काम नहीं करवा सकते। हाँ, इससे बड़े बच्चों से फिर हम करवाएंगे मगर जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब आपको बताना है, रेखा शर्मा जी हैं, जयंती पटनायक हैं,
पूर्णिमा आडवाणी हैं, विवाह पार्थ सारथी हैं। अब इनका आंसर दीजिएगा, क्या आप आंसर लगा रहे हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। क्या राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1992, मार्च 1993, मार्च 1992, अप्रैल 1993। अब बताइए कि आपका जो आपका आ जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1992। कब? मार्च 1992। भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, निरसाक्षरता, गरीबी या सभी सही है। बताइए बाल श्रम का मेन कारण क्या है? जो बाल श्रम होता है सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है? तो आपका उच्च जनसंख्या, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या बाहर है, इसके चक्कर में बाल श्रम होने लगता है। निरसाक्षरता है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं है कि बच्चों से काम करवाना चाहिए या नहीं। या आपका गरीबी के कारण ऐसा करना पड़ता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है तो उनको आय की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यह उपरोक्त में सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। ये सभी कारण सही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 16 जून 1996 को, 22 जुलाई 1992 को, 5 जून 1990 को, या आपका 26 सितंबर 1994 को। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण पूछा गया है तो राइट आंसर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 सितंबर 1994 में बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था। कब? आपका 26 सितंबर 1994 में हुआ था और ये हुआ था बाल श्रम आपका उन्मूलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। मतलब जो घरेलू हिंसा की जो रिपोर्ट अधिनियम 2005 के अनुसार दी जाती है उससे आपके बारे में बताना है कि दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर आपका विहित रूप से की गई रिपोर्ट, मतलब अगर कोई व्यक्ति दुखी है घरेलू हिंसा से और उसने शिकायत कर दी तो उसके रिपोर्ट के अनुसार होगा। दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट, ये है या उपरोक्त में से दोनों है सही हैं या उपरोक्त में से दोनों गलत हैं। अब आपको बताना है उसके अंतर्गत जो रिपोर्ट की जा रही है, जो आपके जो पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, जो उसके द्वारा घरेलू हिंसा के अनुसार रिपोर्ट की जाती है उसके अनुसार देखा जाता है क्या, ऐसा पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला है उसने कि घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से मतलब प्रेत है। आप घरेलू घटना की जो रिपोर्ट हो रही है घटनाओं से संबंधित, उससे क्या आप समझते हैं कि दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर, जो दुखी व्यक्ति है, जो महिला है, उससे घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, और उसके अनुसार जो रिपोर्ट की गई है वो आपकी क्या आ जाती है, घटना की रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। तो आप बताइएगा कि कितने दिन के अंदर जो घरेलू हिंसा होती है उससे संबंधित जो विवाद होता है उनको निपटाने का आपका प्रयास किया जाता है। प्रथम सुनवाई के 45 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 90 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 30 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो प्रथम सुनवाई मतलब जो पहली बार उसकी जो रिपोर्ट होती है और उसके बाद पहली सुनवाई जो की जाती है उसके 90 दिन के माफ़ कीजिएगा 60 दिन के भीतर आपकी क्या हो जाता है, उस निपटारे को सुलझाने, 60 दिन यानी बोल सकते हैं 2 महीने के अंदर उसको निपटाने का प्रयास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किशोर से अभिप्रेत है। हम किशोर किसको बोलेंगे? 16 वर्ष से कम आयु के बालक को, 18 वर्ष से कम आयु के बालक को, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बालक को, उपरोक्त में से सभी। किसको बोला जाएगा आपका किशोर?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के बालक को हम किशोर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? अब बताइए, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार, न्यायालय, केंद्र सरकार, या ये सभी कर सकते हैं? अब इसका आंसर दीजिएगा कि आपका जो बोर्ड होता है किशोर न्यायालय बोर्ड, इसका गठन कौन करता है, इसके बारे में बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार करेगी। किशोर न्याय बोर्ड का, बोर्ड है ना, तो बोर्ड का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। अगर न्यायालय का होता तो फिर न्यायालय ही करता, आपका राज्य न्यायालय करता, हाईकोर्ट। अभिव्यक्त बालक से अभिप्रेत, जो अभिव्यक्त बालक होता है उसे मतलब कौन होता है? वो जिसे माता पिता ने त्याग दिया उसे हम अभिव्यक्त बालक कहेंगे। जिसे माता पिता का संरक्षण समिति को त्याग दिया हो, या उपरोक्त में से ए और बी दोनों, या दोनों नहीं? अब बताइए, अभिव्यक्त बालक किसे कहेंगे? जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो, जिसे माता पिता या संरक्षण समिति जो होती है को त्याग दिया हो। अब आपको इसका आंसर देना है, कौन इसमें दोनों सही हो जाएंगे, या एक सही है, या दोनों ही सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। जिसके माता पिता ने त्याग दिया हो उसे भी अभिव्यक्त बालक कहेंगे, और जिसे इसकी संरक्षण जो संरक्षण में रह रहा है जिसके, वो अगर उनने भी त्याग दिया है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अभिव्यक्त बालक कहेंगे। चलिए, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त होती है? अब जो किशोर न्याय बोर्ड होता है उसे, अब इसे बताइए, किशोर न्याय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन जो आपका मजिस्ट्रेट की होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर लगाएंगे आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की। आपको और दोनों, आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है, मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होती है उसकी भी शक्तियाँ इन्हें क्या होती है? प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। किस चीज़ कब अर्जी की जानी चाहिए? जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास कर रहा हो, जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठान किया गया हो, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो होता है 2006 के अंतर्गत अनुतोष जो प्रदान करने के लिए, जो अनुतोष प्रदान करने के लिए के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। कहाँ पर हम अर्जी करेंगे ये पूछ रहा है। बाल विवाह जो आपका निषेध अधिनियम है उसके अंतर्गत हमें जो अर्जी करनी होगी हम वो किस स्थान पर करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब जिला न्यायालय में जहाँ पक्षकारों ने अंतिम रूप से क्या किया हो? एक साथ निवास किया हो, जहाँ पे वो एक साथ रह रहे हों, वहाँ पर जाके हम क्या करेंगे? उसका शिकायत करेंगे। कहाँ पर? आपके जिला न्यायालय में, है ना। जिस जिले के अंतर्गत आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? उसकी शिकायत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कौन सा दंडनीय अपराध है? असंज्ञेय या आपका जमानतीय होगा, असंज्ञेय या अजमानतीय होगा, संज्ञेय या अजमानतीय होगा, संज्ञेय या जमानतीय होगा। चलिए इसका आंसर लगाइएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? जल्दी से लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। असंज्ञेय होगा और अजमानतीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल विवाह में महिला जो आपका संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? जो आपका जो महिला होती है उसको भरण पोषण, उसको खाने, उसके भत्ते वगैरह जो दिए जाते हैं वो किस धारा के अंतर्गत दिए जाते हैं? धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 7? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से कौन बाल विवाह को शून्य करणीय घोषित कर सकता है? कौन बाल विवाह को शून्य करणीय घोषित कर सकता है? बालक बर, बालक बधू, ए और बी में से जो भी विवाह समय बालक था। अब आपको बताइए कौन शून्य घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाल विवाह के समय जो भी बालक था वो बड़े होकर अगर उस विवाह को नहीं मानता है तो वो उसे शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है? धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश क्या देगा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, जो भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है उसके आवेदन पर दे सकता है आदेश। किसी व्यक्ति के परिवाद पर दे सकता है, जो भी उसका परिवाद हुआ है उस पर दे सकता है, या आपकी स्वयं प्रेरणा के अनुसार दे सकता है, या उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर लगा दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कि धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, किसी व्यक्ति के परिवाद पर, मतलब जो भी उनके अंतर्गत परिवाद हो रहे हैं उस पर, स्वयं प्रेरणा से, या आपका आ जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि 2022-23 में वर्तमान महिला कोष से किसी ऋण राशि स्वीकृत की गई है। 2022-23 के अनुसार वर्तमान में महिला कोष से कितनी राशि स्वीकृत की गई? 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ या 10 करोड़? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 10 करोड़। कितना हो जाएगा? 10 करोड़। तो 10 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश अप्रवर्तनीय होगा। कब प्रवर्तनीय होगा? अगर घरेलू हिंसा के अंतर्गत कोई भी आदेश दिया गया है वो प्रवर्तनीय होगा। मतलब समस्त भारत में या आपका उस स्थान पर जहां व्यक्ति पक्षकार निवास कर रहा हो, भारत के बाहर, उपरोक्त में से सभी। अगर घरेलू हिंसा के अंतर्गत कोई भी आदेश अगर प्रवर्तनीय है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन किया गया है, तो वो परिवर्तन कहाँ लागू होगा? समस्त भारत में लागू होगा, या उस स्थान पर लागू होगा जहाँ पक्षकार, मतलब कोई केस चल रहा हो वहाँ पर लागू होगा, भारत से बाहर लागू करेंगे, या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त भारत में। देखिए, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए गए हैं तो वो समस्त भारत में क्या होंगे? लागू होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं। अब आपको बताना है जो आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 है उसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 36, 37, 35 या 38? अब इसका आंसर दीजिएगा कि कुल धारा कितनी है आपके घरेलू हिंसा में। चलिए इसे आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 37 धाराएं कितनी है? 37 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। अब बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1985 में, 1975 में, 1995 में, 1999 में? चलिए इसे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जो घरेलू हिंसा से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में, 1975 में, 1995 में या 1999 में? चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1985 में क्या किया गया था? आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NRHM का लक्ष्य है, जो NRHM होता है इसका लक्ष्य क्या है? बाल मृत्यु दर में कमी लाना, लैंगिक संतुलन, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, उपरोक्त में से सभी। चलिए से नेशनल रूरल जो आपका हेल्थ मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका आपका लक्ष्य क्या है? मातृ दर, बाल मृत्यु दर में कमी लाना, लैंगिक संतुलन बनाए रखना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स का परीक्षण किया जाता है, जल्दी बताइए एड्स में कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा, बिडाल दोनों या नन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा किया जाता है आपका एड्स के लिए? जल्दी से आंसर दीजिएगा, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एलिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था भारत को पोलियो रहित? 2012, 2013, 2014 या 2011? तो 11, 12, 13, 14 कब भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में भारत को पोलियो रहित कर दिया गया था। पल्स पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको बताना है। जो पल्स पोलियो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी या सलमान खान? बहुत ज़्यादा इजी है और थोड़ा सा अगर आपने पुरानी ब्रेक्स देखी होंगी, एडवर्टाइज देखे होंगे तो ज़रूर आपको जल्दी से आप आंसर इसका लगा सकते हैं कि जो आपका पल्स पोलियो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सलमान खान? तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। तो याद रखना इसकी जो टैगलाइन थी, 2 बूंद जिंदगी की, आपको ने सुना ही होगा। ये पल्स पोलियो ऑरल वैक्सीन होती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालकों में सर्वप्रथम किस आपका चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यात्मक या प्रत्यक्षात्मक? अब इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर देंगे? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक जो होता है उनके अंदर सर्वप्रथम चिंतन स्टार्ट होता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब आपको बताना है जो बाल मनोविज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? कि बाल्यावस्था के व्यवहार का या गर्भकालीन अवस्था के परिपक्वन जो अवस्था होती है तब तक का, बालक के विकास अवस्था का या बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? अब आप बताइएगा कि बाल मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो गर्भकालीन अवस्था से लेके परिपक्व जो अवस्था होती है तब तक का उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। ये थॉमसन का कथन बताना है। ये मतलब किससे संबंधित है? वंशानुगत से क्रम से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है या वंशानुगत एवं वातावरण दोनों से संबंधित है? देखिए, क्या वंशानुक्रम के अनुसार हम बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, या जलवायु में रहकर बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, वातावरण में रहकर बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, या आपका वंशानुक्रम या वातावरण के अनुसार कुछ विकास हो सकता है, ऐसा पूछा गया है। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम। तो याद रखना थॉमस ने किसके अनुसार दिया था? वंशानुक्रम के अनुसार ये आपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? अब आपको इसका आंसर देना है। अनवरत विकास सिद्धांत के अनुसार, विकास का गति सिद्धांत के अनुसार, क्रमित विकास के सिद्धांत के अनुसार, एकीकरण का सिद्धांत। अब इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा कि किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? चलिए से इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास सिद्धांत के अनुसार, विकास का गति सिद्धांत के अनुसार, क्रमित विकास सिद्धांत के अनुसार या एकीकरण के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अगर एक अध्यापक की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। अब चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। किसी को सीखने में ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, मगर सीखते सब हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से हर बच्चा सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। अब बताना है कि दृष्टि से संबंधित दोष जो होता है वो मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता। शारीरिक एवं मानसिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या संवेदात्मक। अब इसका आंसर दीजिएगा कि किस विकास पर वो आपका प्रभाव नहीं डालता, दृष्टि संबंधित जो भी दोष होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवेदात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़ता है उनके विषय में सत्य क्या है? पढ़ाई में पिछड़ना, घर व समाज में पिछड़ना, मानसिक रूप से पिछड़ना या इनमें से कोई नहीं। जो बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, मतलब उसे शिक्षा के रूप से पिछड़ा है, तो वो किस रूप में सत्य है? कि वह पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, कि वे केवल किस में पिछड़ा है? पढ़ाई में पिछड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है, ये नहीं में से किस प्रकार का नहीं हो सकता है? निम्न में से वे किस प्रकार का नहीं हो सकता? लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, आपका जड़ बुद्धि या दृष्टि बाधित। जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है वो निम्न में से क्या नहीं प्रकार का नहीं हो सकता? लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, आपका जड़ बुद्धि या आपका दृष्टि बाधित। तो याद रखना वो क्या नहीं हो सकता? आपका जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। वो लंगड़ा हो सकता है, पोलियोग्रस्त हो सकता है, वो आपका जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक होती? किस अवस्था में बालकों की देखभाल सबसे ज़्यादा आवश्यक होती? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी बालकों की देखभाल आवश्यक होती है। किशोर अवस्था में संरक्षण की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? किशोर अवस्था में संरक्षण की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, ये सभी। अब आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कि आपका किशोर अवस्था में संरक्षण की अवस्था किस क्षेत्र में होती है? मतलब अगर हमें संरक्षण करना है तो हम किस क्षेत्र में उनका संरक्षण कर सकते हैं? इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्थागत शिक्षा साधन है। अब बताना संस्थागत, इसे कौन सी संस्थागत शिक्षा का साधन है? परिवार, समाज, आपका स्कूल या मित्र मंडली। संस्थागत पूछा गया है आपसे, इसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? सर्वांगीण विकास, उद्देश्यपूर्ण, स्वाभाविक जीवन से संबंधित, अनुभवों पर आधारित। कौन सा आपका नहीं है? इसका आंसर दीजिएगा। गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। सर्वांगीण विकास, उद्देश्यपूर्ण या स्वाभाविक जीवन से संबंधित, अनुभवों पर आधारित। कौन सा नहीं है? इसका आंसर दीजिएगा। सबको ही आंसर करना है, फटाफट आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की तो प्लीज़ क्लास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवों पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि एलिसा जो है वो किसके लिए किया जाता है? एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तपेदिक परीक्षण,
एड्स परीक्षण, कैंसर परीक्षण या आपका ज्वर परीक्षण। तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा आप कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तपेदिक परीक्षण या आपका एड्स परीक्षण, कैंसर परीक्षण या आपका ज्वर परीक्षण, किसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एड्स HIV महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई थी। मतलब आपसे पूछा गया पहली बार एड्स के बारे में कब पता चला था, 1976, 1986, 1996 या 1999, कब पता चला था पहली बार एड्स के बारे में। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकों का संबंध किस रोग की रोकथाम से है। जो नाको है इसका संबंध किस रोग की रोकथाम से, एड्स, कैंसर, छोटी माता या बेरी। अब इसका आंसर दीजिएगा। जो नाको है इसका रोकथाम का संबंध किससे है, इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, नाको का संबंध किस रोग की रोकथाम से, एड्स, कैंसर, छोटी माता या आपका बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसर की रोकथाम से है नाकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, ये क्या हैं जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। पोषक तत्वों के बारे में पूछा है, तो जो आपके माइक्रो होते हैं पोषक तत्व वो कौन से होते हैं, जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी आवश्यकता होती है। जल्दी बताइएगा, माइक्रो आपके पोषक तत्व किसे कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं के पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। आपसे पूछा गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान वेतन किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर लगाइएगा कि आपका अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39 किसके अनुसार महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चों से बलपूर्ण कार्य कराने से रोक किस अनुच्छेद में दिया गया है। अगर कोई बच्चा है उससे हम बलपूर्वक कोई कार्य नहीं करा सकते, ये किस अनुच्छेद के अनुसार बताया गया है आपको। इसका आंसर दीजिएगा 21, 22, 23 या 24। चलिए आंसर दीजिएगा। मतलब श्रम नहीं कराना बच्चों से, तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है। इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनो द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। यूनो द्वारा आपका इसका आंसर देना है, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या आपका पलायन का अधिकार। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। यूनो द्वारा कौन सा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, किसके द्वारा, यूनो द्वारा। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, पलायन का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, पलायन का अधिकार। आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना। अब इसमें बताना इनमें से कौन सा अधिनियम है जो स्वतंत्र भारत में नहीं बना था। सती प्रथा, बरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, खाद्य सुरक्षा। ये तो अभी आया था 2017-18 का है। फिर इसके बाद दहेज प्रथा भी बाद में बना था आपके आज़ादी के बाद।
बरेलू हिंसा या सती प्रथा? आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या लगा रहे हैं कि कौन सा अधिनियम आपका स्वतंत्र भारत में नहीं बना? बस पूछा है स्वतंत्र भारत में नहीं बना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार से के संबंध में सही है, आप बताना है शिक्षा के अधिकार के संबंध में सही है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, केवल आपके 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों पर लागू है, 6 से 14 वर्ष तक की लड़कियों पर लागू है, ये एक संविधान में आपका सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से एक ऑप्शन सही है कि ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, केवल आपके 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है कि 6 से 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए है। ये संविधान में आपका सम्मिलित नहीं है। इनमें से एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके बाद ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो कब बना था आपका? 2005, 2006, 2007, 2004। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए चलेंगे सब लोग और सबको ही आंसर देते हुए भी चलना है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा, देख लेते हैं किसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 में। कब आया था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। कब आया था आपका? 2006 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम के आपके लिए जो आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ था? इनमें से एक अधिनियम है जिसके लिए संसद ने अपना क्या करा था? संयुक्त अधिवेशन किया था। दहेज प्रथा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए या निःशुल्क शिक्षा के लिए? किसके लिए संयुक्त अधिवेशन किया था? बताइएगा इसका। जब आपका लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है, मतलब वो किसी नियम के लिए, आप किसी भी अधिनियम है उसके लिए एक मत नहीं हो पाते, तो उसके लिए हमें क्या राष्ट्रपति की अनुशंसा पर क्या करना पड़ता है? एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इनमें से किस अधिनियम के लिए एक संयुक्त बैठक बैठी थी? आपकी लोकसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दहेज प्रथा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, पिट्यूटरी, लीवर या आपकी पृथक ग्रंथि? अब आपको इसका आंसर देना है। ये आपका ब्रक है, ये गलती से बाय मिस्टेक गलत हो गया। चलिए आंसर दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं? सब लोग फटाफट आंसर लगा दीजिएगा कि आप लोगों के आंसर क्या आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। चलिए ग्रंथि पूछी है। आपका पीलिया हो जाता है यदि इसका स्त्राव बढ़ जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से किसका स्त्राव बढ़ जाने से पीलिया हो जाता है? पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय या आपका ब्रक? अब आंसर दे दीजिएगा, इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं? सबको लगाना है, फटाफट आंसर लगाते हुए चलें। आपके 15 मिनट्स जो आपको दिए जा रहे हैं उसके अंतर्गत आपको आंसर लगाते हुए चलना है। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण है? अनौपचारिक नेतृत्व बोला है डॉक्टर, मजदूर नेता, हिटलर या कलेक्टर? अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण है आपका डॉक्टर, मजदूर नेता, हिटलर या कलेक्टर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मजदूर नेता। अनौपचारिक पूछा है
जब किसी कार्य को किसी समूह द्वारा नेता के निर्देशन में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई कार्य है, समूह कार्य है, उसे नेता के निर्देशन में किया जाता है तो क्या कहा जाता है? समन्वय, प्रबंधन, टीम वर्क या सभी? अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका आंसर क्या आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीम वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह कार्य की विशेषता क्या होती है? आप अगर कोई समूह में कार्य कर रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है? समान आपका परिस्थिति, राष्ट्रीय हित, एक से अधिक व्यक्ति या नेतृत्व? क्या होगा? समूह कार्य की विशेषता क्या होती है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि समूह कार्य की विशेषता क्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए मगर आंसर सही है बी। चलिए, 2 से 5 वर्ष के बीच शिशु को कितनी विटामिन ए की खुराक दी जाती है? अब आपको बताना है विटामिन ए की खुराक बोला है। 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कितनी खुराक विटामिन ए की दी जाती हैं? तो 5, 7, 9, 3 कितनी खुराक दी जाती है? इसका आंसर दीजिएगा। कितनी खुराक दी जाती है आपके 5 से 2 साल तक, 2 से 5 साल के बच्चों को? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 7 खुराक दी जाती हैं। 2 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन आपकी जो ए होती है इसकी कितनी खुराक देनी होती है? 7 खुराक देनी होती हैं। अब बताना है पेंटावेलेंट वैक्सीन में सम्मिलित नहीं, इनमें से कौन सी एक वैक्सीन है जो पेंटावेलेंट वैक्सीन में सम्मिलित नहीं है? डीपीटी, हेपेटाइटिस, आपका टाइफाइड या ओटिटिस? जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? ओटिटिस, आपका डीपीटी, हेपेटाइटिस या आपका टाइफाइड? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएमआर का आपका पूर्ण रूप बताना, जल्दी से बता दीजिएगा। एमएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर जल्दी से ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैटरनल, आपका ये रेट जो होता है ये आपका एमएमआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय कोलेस्ट्रम ने देने से क्या होता है? आपका जो जन्म के समय कोलेस्ट्रम ना दे से क्या मतलब आप देंगे, कोलेस्ट्रम मतलब जो प्रथम दूध होता है माँ का, उसको देने से क्या होगा? बच्चों आपका जो बच्चा रोगों से बचा रहेगा, बच्चा तीव्र आपका जो बुद्धि वाला हो जाएगा, बच्चा कुपोषित हो सकता है, बच्चा में जो बच्चे होते हैं उनमें संवेगित जो विकास उचित हो सकता है। इसका आंसर देना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। तो बच्चा जो रहेगा वो रोगों से क्या रहेगा? बचा रहेगा। पहला जो कोलेस्ट्रम देने से क्या होगा? तो ये देने से क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MUAC टैप का मान गंभीर कुपोषित के लिए कितना होता है? जो MUAC टैप होता है इसका मान गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितना होता है? 11, 12, 13 या 14? कितना होता है गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए? जल्दी से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ORS बनाते समय आपको अतिरिक्त नमक, शक्कर मिलाना चाहिए, आधा आधा करके बनाना चाहिए,
पूरा बच्चे को पिलाना ही चाहिए, एक ही बार में लेना चाहिए। अब बताइए क्या होगा, अतिरिक्त नमक या शक्कर मिलाकर, मतलब जो ORS घोल घर पे बना रहे हैं, नमक ज़्यादा शक्कर इसे मिलाकर बनाना चाहिए, या आधा शक्कर आधा नमक मिलाकर बनाना चाहिए, पूरा बच्चे को पिला देना चाहिए, पूरा जितना बनाया सब पिला देना चाहिए, या एक ही बार में पूरा बना लेना चाहिए। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो एक ही बार में पूरा बना लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त में किस तत्व की खुराक दवाई की आवश्यकता होती है? दस्त में किस तत्व की खुराक दवाई की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, तांबा, आयरन या जस्ता। मतलब जब बच्चे को दस्त लगते हैं तो उस समय किसकी उसे टैबलेट देनी चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए? कैल्शियम की दवाई देनी चाहिए, या उसे तांबे की देनी चाहिए, या उसे आयरन की देनी चाहिए, या जस्ते की देनी चाहिए? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा कि बच्चे को दस्त लगते समय किस चीज़ की खुराक देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ते की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाल के संदर्भ में सत्य है, जो नाल है उसके संदर्भ में, माँ शिशु के मध्य सेतु का काम करता है, प्लेसेंटा पूछ रहा है आपसे, पोषण पहुंचाने का माध्यम होता है, बीमारी पहुंच सकती हैं सभी। देखिए प्लेसेंटा से जब शिशु और माँ जुड़े होते हैं तो उसका क्या होता है, माँ शिशु के मध्य सेतु का काम करता है, पोषण पहुंचाने का मध्य काम करता है, बीमारी पहुंचाने का काम करता है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी काम करता है। सेतु का काम करेगा, जोड़ के रखेगा, इसके बाद पोषण भी पहुंचाता है, साथ में बीमारी भी कुछ पहुंचा देता है। बाल विकास क्या है? बाल विकास क्या है? बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया है, गर्भावस्था से लेकर यौवन तक की अवधि है, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से कि बाल विकास क्या है। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाल विकास क्या है, तो बच्चे की वृद्धि एवं विकास है, इसके बाद गर्भावस्था से लेकर यौवन तक की अवधि, ये सभी किस में आते हैं, बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। टॉप 50 जो प्लस क्वेश्चन में से थे, हमने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराए आज की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगवाए गए हैं, सारे जो मिक्स्ड क्वेश्चंस लेकर आते हैं उन सबकी क्लासेस रहती हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम आपकी क्लासेस डलती हैं, सभी क्लासेस को ज़रूर देखें। पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको भी देख लें, और समय कम है तो फटाफट आप रिविज़न करते रहें आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।